बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे RT4 में आपका जो सिलेबस शामिल है वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 है। बेटे चैप्टर नंबर 6 के जो ALP के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं बेटे वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं बेटे। उसमें सॉल्यूशंस का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इसमें जो टॉपिक शामिल हैं हमारे इस चैप्टर के वो इंट्रोडक्शन से लेकर बेटे सॉल्युबिलिटी तक है। और सॉल्युबिलिटी सिर्फ जो है इसका ओवरव्यू है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बस वही। और उनकी डिटेल शामिल नहीं है, इसकी डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स के नाम और लाइक डिसॉल्व लाइक जो रूल है वो इसमें शामिल है। तो बिस्मिल्लाह से आगाज और बेटे इंट्रोडक्शन से हम बात जो है अपनी शुरू करते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे क्वेश्चन है व्हाट आर द सॉल्यूशंस, डिफाइन सॉल्यूशन। बेटे सॉल्यूशन क्या होते हैं? बेटे सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, और ये मिक्सचर बेटे होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट्स में जो है बेटे वो लाई करते हैं और इनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। ठीक है बेटे। तो हमारे पास सॉल्यूशंस बेटे लिक्विड सॉल्यूशंस भी हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है, और हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल बेटे ब्रास है, ब्रोंज वगैरह हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन की बेटे सी वाटर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, और गैसियस सॉल्यूशन की बेटे एयर हमारे पास एक गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है बेटे, ये आपका इंट्रोडक्शन है इसमें। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई द लिक्विड सॉल्यूशंस आर मोस्ट कॉमन। बेटे लिक्विड सॉल्यूशन मोस्ट कॉमन क्यों है? बेटे इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो रोए जमीन पर सबसे ज्यादा है, मोस्ट कॉमन है वाटर। यही वजह है कि हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस भी कॉमन है और सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटे। ड्रॉप ऑफ रेन से लेकर सी वाटर तक हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस की वैरायटी है। और एक बेटे जो सी वाटर है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का सोर्स है। ये एक MCQs है, सी वाटर इज अ सोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। उसके बाद बेटे फिर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ गई है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे। उसके बाद फिर बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम सॉल्यूशन को और प्योर लिक्विड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बेटे इसका मेथड है एवेपोरेशन, बेस्ट मेथड है सॉल्यूशन और एक प्योर लिक्विड को डिफरेंशिएट करने का। बेटे आप एवेपोरेट करें, आप दो सॉल्यूशंस लें, और अगर पूरे का पूरा बेटे सॉल्यूशन एवेपोरेट हो जाए, पीछे कोई रेजिड्यू ना बचे, तो वो हमारे पास जो है एक प्योर लिक्विड होगा। और अगर जो है हम किसी सॉल्यूशन को एवेपोरेट करें और उसमें से कुछ पीछे रेजिड्यू रह जाए, तो वो बेटे हमारे पास सॉल्यूशन होगा, प्योर लिक्विड नहीं होगा। इसी में फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे कि जो ब्रास और ब्रोंज हैं उनको हम मिक्सचर कहते हैं, हालांकि उनकी जो है बेटे उनको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो ब्रास और ब्रोंज जो ये मिक्सचर हैं इनको हम फिजिकली मेथड के थ्रू इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मिक्सचर कंसीडर करते हैं। उसकी रीजन क्या है? आपकी बुक में बेटे दो रीजन दी गई हैं कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंपोनेंट, जो ब्रास और ब्रोंज है, और आपको बताया गया है कि ब्रास और ब्रोंज किस चीज के मिक्सचर हैं। बेटे जो ब्रास है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर है, और जो ब्रोंज है वो जिंक और टिन का मिक्सचर है। और इनको हम मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो इसके पॉइंट्स हैं बेटे जो इसको जो है इसको डिफाइन करते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ब्रास और ब्रोंज को हम मिक्सचर क्यों कह रहे हैं। इसके दो पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंपोनेंट्स, और दूसरा ये है इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है बेटे। उसके बाद है फिर बेटे एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशन? देखिए वर्ड से खुद रिप्रेजेंट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन, वर्ड एक्वस मीन एक्वा, एक्वा कहते हैं वाटर को। बेटे जब किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बेटे। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक्वा सॉल्यूशन की, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशंस की एग्जांपल है। ठीक है बेटे। क्योंकि वाटर इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में होगा, इसलिए हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट इसमें कंसीडर करते हैं। बाकी जो इसके अंदर चीज हम सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व करेंगे उसको हम एज अ सॉल्यूट लेते हैं। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है इसी पेज पर, 97 पेज पे। अभी बुक भी आप बेटे अपने सामने रखिएगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है आपके, और आपको क्लास में 12 मतलब ये डिटेल से पढ़ाए गए हैं, अभी आपको ये रिवाइज कराया जा रहा है। तो बेटे पेज नंबर 97 पे, लास्ट पे बेटे
सल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस बताया गया है। बेटे सल्यूट और सॉल्वेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी डेफिनेशन से उसको डिफरेंशिएट करें। बेटे सल्यूट जो सोल्यूशन का कंपोनेंट है ये लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है, और उसके बाद एक डेफिनेशन इसकी ये, द कंपोनेंट व्हिच इज इन लेसर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज अ सल्यूट। उसके बाद सल्यूट ऑलवेज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन, ये भी इसकी डेफिनेशन है कि हमेशा सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। बेटे एग्जांपल्स है जैसे साल्ट सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन है। बेटे साल्ट और शुगर सॉल्यूशन में जो हमारे पास साल्ट होगा वो सल्यूट होगा और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा। इसी तरह शुगर सॉल्यूशन में शुगर सल्यूट होगा और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा। ठीक है बेटे। उसके बाद सॉल्वेंट है जो बेटे सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो ग्रेटर अमाउंट में हो, द कंपोनेंट व्हिच इज इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज अ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व अ सॉल्यूट टू मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा और सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है बेटे। इसकी भी वही एग्जांपल आप शुगर और साल्ट सॉल्यूशन की ले सकते हैं। यहां एक और चीज आपको बेटे बताता चलो कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की हमेशा जो क्वांटिटी होगी वो सॉल्वेंट एक ही सब्सटेंस होगा और सॉल्यूट एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटे सॉफ्ट ड्रिंक। ये एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर वाटर, सिर्फ जस्ट एक वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, और उसके बाद बाकी जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं लाइक जैसे बेटे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर शुगर होता है, वाटर होता है बेटे, साल्ट होता है, ये एज अ सॉल्यूट होते हैं। ठीक है बेटे। तो हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही होगा और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे बेटे 98 पेज पे बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बेटे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, इनमें डिफरेंस बेटे, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को हमने कंसीडर करना है। बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द greater amount of a dissolved solute at a given temperature is called saturated solution। ठीक है बेटे। पार्टिकल लेवल पर बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन undissolved solute in equilibrium with the dissolved solute, that is saturated solution। ठीक है बेटे। इसकी जो इक्वेशन है आपकी बुक में भी है बेटे, इसमें जो सोल्यूट अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट होता है जो कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब ये क्रिस्टलाइज्ड होगा। ठीक है बेटे। ये बेटे इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। ठीक है बेटे। किसके साथ? जो है ये डिसॉल्व सॉल्यूट के साथ, डिसॉल्व सॉल्यूट के साथ ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाई करता है। ठीक है बेटे। इस कंडीशन को बेटे हम इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और ये जो कंडीशन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटे। डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद बेटे वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऐसा फिनोमेना है डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसके अंदर दो प्रोसेस इक्वल रेट पर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हूं, तो दैट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को, उस फिनोमेना को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है बेटे। उसके अलावा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बेटे प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये पेज नंबर 90 के फर्स्ट पेज पे शुरू में दिया हुआ है। जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूट ऐसा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर एक बेटे स्टेज आती है जब फर्दर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है बेटे। वो नीचे बॉटम के अंदर उस कंटेनर में क्रिस्टल होना शुरू हो जाता है, वो नीचे बैठता जाता है। ठीक है। तो ये कंडीशन है बेटे प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, दो सॉल्यूशन इन व्हिच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस टू एज कंपेयर टू मेक इट सैचुरेट। बेटे एक सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाने के लिए जितनी मिकदार में हमें सॉल्यूट चाहिए होता है, अगर वो उससे मिकदार कम होगी तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटे। इसकी एग्जांपल बेटे सैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड की और सुपर सैचुरेटेड, तीनों सॉल्यूशंस की जो एग्जांपल है वो पेज नंबर 98 के लास्ट पे दी गई है। सोडियम थायोसल्फेट की बेटे जिसका फार्मूला है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ये एग्जांपल आप तीनों सॉल्यूशंस के अंदर आप जो है इसको कोड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जैसे आप एग्जांपल कोड करेंगे कि जो सोडियम थायोसल्फेट है वाटर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो सैचुरेटेड क्वांटिटी है वो 20.9 ग्राम है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के मुकाबले में 20.9 ग्राम अगर क्वांटिटी होगी सोडियम थायोसल्फेट की तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है बेटे। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड लास्ट सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर।
देखिए बेटे वर्ड खुद कह रहा है सुपर सैचुरेटेड, यानी कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा, किसके मुकाबले में? सैचुरेटेड के मुकाबले में। द सॉल्यूशन व्हिच इज मोर कंसंट्रेटेड दैन सैचुरेटेड दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। अब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटे? जब आप सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसा कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने इंट्रो दिया, उसको प्रिपरेशन बताई, तो बेटे एक स्टेज आती है कि फर्दर सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको फर्दर डिसॉल्व कराने के लिए, हम उसको हल कराने के लिए हम उस सॉल्यूशन को हीट अप करते हैं। हम जब उसको गर्म करेंगे तो फर्दर उसके अंदर कैपेसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। तो ये जो कंडीशन होगी, जो गर्म करके फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जा रहा है, ये सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल कोड करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है कि सोडियम थायोसल्फेट वाटर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसकी क्वांटिटी 20.9 ग्राम से ज्यादा है तो वो सुपर सैचुरेटेड होगा। 20.9 है तो सैचुरेटेड है, 20.9 से कम है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है बेटे, अब आ जाए आप नेक्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क है बेटे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच हैज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट कम मिकदार में होगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डिसॉल्व सॉल्यूट। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व सॉल्यूट होता है वो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है बेटे, ये इसका डिफरेंस है। अगर डिसॉल्व सॉल्यूट कम है, लेस क्वांटिटी में, तो डाइल्यूट, अगर लार्ज है तो वो कंसंट्रेटेड। दोनों की एग्जांपल बेटे, जो ब्राइन है हमारे पास, जो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ ब्राइन, वो बेटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशन की आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं, अ पिंच ऑफ शुगर और सॉल्ट इन अ वाटर, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, उसके बाद है बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिफाइन करें कंसंट्रेशन यूनिट को। बेटे कंसंट्रेशन यूनिट मीन द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की प्रोपोर्शन है, उसकी जो क्वांटिटी है, दैट इज अ कंसंट्रेशन। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो यूनिट है, इट इज द रेशियो ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन और द रेशियो ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट। और बेटे इसी के अंदर ये बताया गया है कंसंट्रेशन यूनिट में कि ये डिपेंड नहीं करता टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे। ये भी एमसीक्यूज है कि ये वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है बेटे, और कंसंट्रेशन यूनिट को हम फर्दर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, हम इसको जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स को फर्दर। जो हमारे पास इसकी टर्म्स हैं वो परसेंटेज है, मोलैरिटी है बेटे, ये और उसके बाद सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी, मोलैरिटी और परसेंटेज, ये तीनों टर्म्स कंसंट्रेशन यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए परसेंटेज क्या होता है बेटे? देखिए वर्ड खुद कह रहा है परसेंटेज, और कि जिसके क्वांटिटी को, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे परसेंटेज से क्या मुराद होगा? द परसेंटेज ऑफ अ डिसॉल्व सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट की जो परसेंटेज होगी वो इस परसेंटेज यूनिट को रेफर करेगी। ठीक है बेटे, और इसके अंदर फिर हमने परसेंटेज देखनी है एम ओवर एम, मैस टू मैस रेशियो, मैस टू वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम टू मैस रेशियो, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। इनको आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करते जाना है। जो फर्स्ट ये एम है ना, नोमिनेटर फॉर्म में एम है, वी है, वी, ये सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर फॉर्म में जो नीचे लिखे हुए हैं ये सॉल्यूशन की जो है क्वांटिटी को, अमाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, जैसे m ओवर m है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड m ओवर m रेशियो। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल हम कोड करते हैं कि 10% शुगर सॉल्यूशन मीन 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन। और इसका फार्मूला बेटे बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा जो है मैस ऑफ सॉल्यूट बेटे, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर द मैस ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है मैस ऑफ सॉल्यूशन में मैस ऑफ सॉल्यूट शामिल होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटे, और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये उसकी परसेंटेज m ओवर m आ जाएगा, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह बेटे m ओवर v से क्या मुराद है? मैंने फिर कहा ये जो फर्स्ट m लिखा हुआ है
ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को। तो यहां से एम से मुराद इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 100 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ठीक है बेटे। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एम ओवर वी रेशियो, ठीक है। अब एग्जांपल हम कोट करते हैं, जैसे बेटे 10% वही एग्जांपल आप 10% शुगर सोल्यूशन, यहां पे उससे मुराद ये है कि बेटे 10 ग्राम शुगर को जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है ताकि उस सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है। हमने 10 ग्राम शुगर को अननोन अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया और उस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ये m ओवर v रेशियो होगी। इसी तरह v ओवर m रेशियो, यहां v क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, डिजॉल्व सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। अब इसकी एग्जांपल बेटे जो है, जैसे 10% अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर मीन 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है ताकि टोटल सॉल्यूशन का जो मैस रहे वो 100 ग्राम रहे। ये 10% अल्कोहल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह V ओवर V रेशियो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, ठीक है बेटे। जैसे हम एग्जांपल कोट करते हैं 30% अल्कोहल सॉल्यूशन से क्या मुराद होगा बेटे कि 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है और उस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। दैट इज V ओवर V रेशियो। इज इट क्लियर बेटे? नेक्स्ट है, ये परसेंटेज हो गए बेटे। इसकी एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशंस को आपने डिटेल से देखना है और अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद मोलैरिटी है बेटे। मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड खुद कह रहे हैं मोलैरिटी मोल से निकला है। इट्स मीन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन टू मेक अ 1 डेसीमीटर क्यूब। एक 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है बेटे। मोलैरिटी इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला बेटे जो है कैपिटल M इज इक्वल टू बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटे। उसके बाद है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पे कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम किस में लेंगे, डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और वो मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। आप इस फार्मूले को फर्दर भी आप डिटेल से इसको इस फार्मूले को आप खोल सकते हैं और ये आपकी बुक में मेंशन्ड है कि मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोलैरिटी का ओवरव्यू है। नेक्स्ट पेज पे बेटे 102 पेज पे अब मोलर सॉल्यूशन। हम मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटे? मोलर सॉल्यूशन हम बनाते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को जब हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें और हमारे पास सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी बने वो 1 डेसीमीटर क्यूब बने, ठीक है। अ मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in a sufficient amount of water to make the total volume 1 डेसीमीटर। जैसे एग्जांपल है बेटे, हम 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब देखिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो 40 ग्राम है। तो बेटे 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करें और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो वो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। तो ये एग्जांपल है द प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। यहां एक चीज मेंशन की गई है बेटे कि जैसे जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उस सॉल्यूशन की, मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की बढ़ जाएगी। तो यही बात है कि जो 2 मोलर सॉल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है 1 मोलर सॉल्यूशन से। मेरी बात को समझे बेटे? जैसे क्वांटिटी सोल्यूट की बढ़ेगी तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलैरिटी बढ़ जाएगी। 2 molar solution is a more concentrated than 1 molar solution. Is it clear? बेटे एग्जांपल नंबर 6.1, 6.2 और 6.3 ये इन्हीं जो है टॉपिक से रिलेटेड है और ये आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करते हैं?
बेटे डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कैरीड आउट बाय एडिंग मोर एंड मोर सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में चला जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूं, हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। आपको पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। बेटे जब सॉल्यूट की मिकदार को कम करना हो तो वहद हल सॉल्यूशन इसका यही है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा दें, यानी कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा दें। सॉल्वेंट जब ज्यादा करते जाएंगे तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होती जाएगी। ये तरीका है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। और हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं? A dilute solution is prepared from a concentrated solution of non-molarity। एक नॉन मोलर सॉल्यूशन से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका फार्मूला बेटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब हमें पता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें नॉन होती है, ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी हमें बताई जाती है कि कितना आपने बनाना है और वॉल्यूम भी। तो इट्स मीन हम नॉन मोलर सॉल्यूशन से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है पोटाशियम पर मैग्नेट की, ठीक है, 0.1 मोलर जो है सॉल्यूशन पोटाशियम पर मैग्नेट का हमने प्रिपेयर करना है। उसके 0.1 मोलर सॉल्यूशन पोटाशियम पर मैग्नेट को हमें तैयार करने के लिए जो हमें वॉल्यूम चाहिए होता है V1 वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है बेटे, ठीक है। और आगे M2V2 उसके 0.001 मोलर और V2 उसका 100 जो है सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बेटे, V2। ये एक तरीकाकार है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट में कन्वर्ट करने का कि आप सॉल्वेंट को ज्यादा उसमें ऐड करते जाएं। नेक्स्ट है बेटे लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? बेटे solubility is the number of gram of solute dissolved in 100 gram solvent to make a saturated solution at a given temperature। गिवन टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जब हम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। बेटे सॉल्युबिलिटी को 3 फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। एक लाइक डिसॉल्व लाइक रूल है, और दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा है टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला है लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट इज द लाइक डिसॉल्व लाइक रूल? बेटे एक जैसे सब्सटेंसेस में हाल होते हैं, यानी कि अगर उनकी केमिस्ट्री मैच करती है, अगर उनका ओरिजिन सेम है तो वो आपस में डिसॉल्व होंगे, आपस में एक दूसरे में हल हो जाते हैं। और अगर उनकी नेचर चेंज है वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। कॉमन एग्जांपल है बेटे जो पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट कभी पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकते। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है 104 पेज पे, ये आप देख लेंगे, ठीक है बेटे। और 3 फैक्टर्स जैसे मैंने बताया जो है लाइक डिसॉल्व लाइक, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और टेम्परेचर। यहां तक आपका सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। आगे इसकी डिटेल नहीं है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, टेम्परेचर की, और आगे कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन वगैरह वो नहीं है आपके सिलेबस में। अब आ जाए आप एक्सरसाइज पे। एमसीक्यूज नंबर बेटे 4 और फिर एमसीक्यूज नंबर 11, 12 और 13 ये आपके सिलेबस में शामिल है। एमसीक्यूज नंबर 4 का बेटे ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर 0.25 मोलर। और एमसीक्यूज नंबर 11 का ऑप्शन बेटे 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बेटे होगा V/W, ये सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है बेटे। और 12 में सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न इनटू, ये बेटे जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, डी ऑप्शन है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 13 का भी डी ऑप्शन है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ इसमें 12 इंक्लूडेड है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम रेशियो? बस ये आपका चैप्टर नंबर 6 का पूरा ओवरव्यू है, ठीक है बेटे। चैप्टर नंबर 6 के साथ बेटे आपका शामिल है चैप्टर नंबर 8। इसका टाइटल बेटे केमिकल रिएक्टिविटी का है, ठीक है बेटे, केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर नंबर 8 में हमने बेटे 2 क्लासेस को डिटेल से देखना है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मेटल्स, तो मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी इंक्लूडेड है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल का इंट्रोडक्शन आपको पता है, मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट व्हिच फॉर्म द केटाइन ऑन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स।
कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कीटाइंस बनाते हैं, ठीक है। और मेटल की जो अकरेंस है पीरियोडिक टेबल में आपको पता है वो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइडेड पे, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ये जो है ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा इसकी रिएक्टिविटी मेटल्स की और नॉन मेटल की अकरेंस भी बता दो, वो पीरियोडिक टेबल में आपकी राइट साइडेड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स में शुमार होते हैं, ठीक है बेटे। अब मेटल की जो है, अब आप अपने पेज नंबर 139 को जरा देखिएगा, चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 139। इसमें उसने रिएक्टिविटी मेटल्स की बताई हुई है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। बेटे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की एक पहचान है कि उनके लास्ट पे नाम के एंड के साथ IUM आता है। जिस भी मेटल के नाम के एंड में IUM है तो आप समझ जाना वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सारी जितनी भी मेटल्स हैं इनके नाम के साथ IUM आ रहा है तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इसी तरह जो मॉडरेट रिएक्टिव है बेटे उसमें जिंक, आयरन, टिन और लेड वगैरह शामिल हैं। और लीस्ट रिएक्टिव में बेटे आपकी कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड वगैरह, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज और 3 to 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हूँ। तो बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की यही कि दे आर द सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, उसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है बेटे। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है बेटे। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। उसके अलावा बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटे। उसके अलावा दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, उनकी जो pH होती है वो 7 से ज्यादा होती है। जैसे बेटे 2Mg plus O2 2MgO, ये बेसिक ऑक्साइड है मैग्नीशियम का। बेटे जो मैग्नीशियम है 2Mg plus O2 और ये बनता है जी 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है मेटल का, ठीक है बेटे। उसके बाद जो है हाँ वो कह रहे हैं कि दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। इसमें आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास सोडियम मेटल है 2Na, हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करके ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है 2NaCl, ठीक है बेटे। तो ये आप इसके अंदर एग्जांपल कोड करें। और दे हैव द मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग वो मेटेलिक होती है, ठीक है बेटे। उसके बाद पेज नंबर आप 140 पे मूव करें, 140 पे 140 पे, उस पे एक कैप्शन दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट कैप्शंस हैं। मेटल्स के बारे में बता रहा है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, प्रीशियस मेटल, रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, डेंसिटी के एतबार से जो है लाइट मेटल, हैवीएस्ट मेटल, ठीक है। और उनकी डेंसिटी भी बताई गई है। लाइट मेटल बेटे लिथियम है और हैवी मेटल बेटे ऑस्मियम है और उसकी डेंसिटी 22.5 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और लिथियम की 0.53 है। ये लाइटेस्ट मेटल है लिथियम और हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम, ठीक है बेटे। ये कैप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेटे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेटे यही कि मेटल्स जो है दे फॉर्म द केटाइन ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाती हैं। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर, इसको मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज होना है वो उस मेटल की वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैलेंसी। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज गेन करता है तो ये सोडियम की वैलेंसी है। इसी तरह जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की एबिलिटी रखता है तो इस तरह वो जिंक की वैलेंसी होगी +2, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना उस एलिमेंट पर, उस आयन पर चार्ज आएगा और वो उसकी वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल के 2 पार्ट्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस। बेटे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। बेटे पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। वो क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में, यही वजह है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज होता है, ठीक है बेटे। और इसी तरह अगर हम वर्टिकल कॉलम्स में टॉप टू बॉटम की बात करें ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है बेटे? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम,
ठीक है बेटे, आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि जो लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो लेस होता है एज कंपेयर टू सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक साइज लिथियम से ज्यादा होता है। ठीक है बेटे, ये इसका ट्रेंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का क्या आपस में जो है रिलेशन है बेटे? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पे। किस पे? न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पे। देखिए बेटे, जो स्मॉल साइज एटम होते हैं उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई होता है। न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा स्मॉल साइज एटम का, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लो होगा। ठीक है बेटे, इसके मुकाबले में हैवीएस्ट या हाई जो है हायर जो साइज्ड एटम है उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यही वजह है इसके मुकाबले में इनवर्स जो मेटालिक करैक्टर होगा वो उनका ज्यादा होगा। बेटे, जो अल्कली मेटल हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज्यादा होता है। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में ज्यादा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होता है। यही वजह है कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हाई होता है। ठीक है, आप पेज नंबर 141 पे अगर आप देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन बता रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक साइज 186 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर है। सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है, यही वजह है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, 496 किलोजूल पर मोल है। जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज कम है, यही वजह है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कितनी है? 738 किलोजूल पर मोल। इसी टेबल के नीचे 141 पे ये जो जो है डायग्राम बनाई गई है सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन, इसके नीचे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम ग्रेटर। दिस इज द रीजन द आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स ग्रेटर, बिकम्स हाई। बेटे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो न्यूक्लियस की बकिया इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। इज इट क्लियर? आप यहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी का कंपैरिजन भी दे सकते हैं। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलोजूल है और सेकंड है 1450 किलोजूल पर मोल है। नेक्स्ट आप आ जाए बेटे 142 और 143 पेज आपके सिलेबस में नहीं है। 144 पेज का शुरू वाला जो है यूजेस भी नहीं है। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल, बेटे ये इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल ये टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है। बेटे, नोबल मेटल से क्या मुराद है? बेटे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो हैं ग्रुप नंबर 3 to 12 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 to 12 के एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिट से निकले हैं, जो मिड एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो डी सब शेल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिले होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, और अगर इनके पीरियड की बात करें तो इनके अंदर पीरियड नंबर 4, 5 और 6 आते हैं। 4, 5 और 6 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर के, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटे, यहां पे एक और चीज बताई गई है, वो एमसीक्यूज के एतबार से बेटे कि जो केमिकल बिहेवियर है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इज सिमिलर टू द एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर के अलावा बाकी सबका जो केमिकल बिहेवियर है वो सेम होता है एक्सेप्ट कॉपर। ये एमसीक्यूज है बेटे, इसको जरा देख लीजिएगा। उसके बाद बेटे यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो गोल्ड और सिल्वर है दे आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स हैं। आपसे पूछ सकता है विच टाइप ऑफ मेटल्स आर इनएक्टिव मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज दे डू नॉट गिव इजीली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते, इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते। यही वजह है ये इनएक्टिव मेटल है जो गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, इसलिए हम उनको लीस्ट रिएक्टिव भी कहते हैं या इनएक्टिव मेटल भी कहते हैं।
उसके बाद फिर बेटे सिल्वर का, गोल्ड का और प्लाटिनम का डिटेल से इसको बताया गया है कि सिल्वर जो है इसका कलर, इन तीनों मेटल्स का कलर बताया गया है। सिल्वर बेटे ये व्हाइट लस्ट्रस मेटल है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटे? प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि ये व्हाइट लस्ट्रस मेटल है सिल्वर, इसका जो सिंबल है वो Ag है सिल्वर का, ठीक है बेटे। और ये ग्रुप नंबर जो है 11 के एलिमेंट्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है बेटे, सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर की जो प्रॉपर्टीज है बेटे, ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हाईली डक्टाइल और मैलिएबल है, पॉलिश सर्विस होती है, गुड रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद ये हेडिंग प्रॉपर्टीज की बनेगी। 145 पेज के इसके यूजेस बता रहे हैं। सिल्वर के यूजेस क्या है बेटे? इसके यूजेस सॉफ्ट मेटल है और एज सच इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको अलाइज फॉर्म में यूज करेंगे, मिरर इंडस्ट्री में इसका यूज है, डेंटल प्रिपरेशन में। गोल्ड का कलर येलो सॉफ्ट होता है बेटे, मोस्ट मैलिएबल डक्टाइल मेटल है गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को खींचकर हम 1.5 किलोमीटर वायर बना सकते हैं गोल्ड की, इतनी मैलिएबल है ये, ठीक है। उसके अलावा इसके यूजेस हैं, ये भी बेटे सॉफ्ट मेटल है गोल्ड, इसको एज सच यूज नहीं कर सकते, हम इसको हमेशा अलाय फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। और सिल्वर जो है, सिल्वर के साथ कॉपर के साथ इसके अलाय बनाए जाते हैं। प्लाटिनियम मेटल बेटे वेरी प्रेशियस मेटल है, महंगी मेटल है प्लाटिनियम, और ज्वेलरी के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वेलरी में प्लाटिनियम का ज्यादा यूज क्यों है? उसकी वजह है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बेटे, वो क्या है? स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ब्यूटी है और रेजिस्टेंस है, ये वजह है। और अलाय प्लाटिनियम का रेडियम के साथ और प्लाटिनियम के साथ, रेडियम और प्लाटिनियम के साथ, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनके साथ प्लाटिनियम का जो अलाय है वो यूज होता है कारों के अंदर उसके कैटालिटिक कन्वर्टर में हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा हम प्लाटिनियम को बेटे यूज करते हैं वायर्स के अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। और एलसीडी जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स बेटे, नॉन मेटल जैसे कि पहले बताया, ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइडेड पे होती हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं, दे फॉर्म द एनाइन ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटे। और नॉन मेटल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेन करेंगी उतना ही उसका चार्ज होगा और उसकी वैलेंसी होगी। जैसे बेटे हैलोजेंस हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इसलिए उनकी वैलेंसी -1 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन -2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी बुक में बताई गई हैं पेज नंबर 146 पे। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है बेटे। स्मॉल साइज एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। यही वजह है कि उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हाई होता है। तो मसलन हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में बढ़ता है और ग्रुप में कम होता है, ठीक है बेटे। उसके अलावा जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया गया है कि नॉन मेटल जो है ये ब्रिटल होती हैं, इनको इजीली तोड़ा जा सकता है, बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉट शाइनी है एक्सेप्ट जो है आयोडीन के अलावा, जो कि एक लस्ट्रस मेटल है, लस्ट्रस है मेटल्स की तरह, और जनरली सॉफ्ट होती हैं डायमंड के अलावा, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, लो डेंसिटीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की बेटे, नॉन मेटल गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एनाइंस बनाते हैं। उसके अलावा नॉन मेटल मेटल के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल्स के बेसिक और इनके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, इनकी पीएच 7 से कम होती है, ठीक है बेटे। और उसके अलावा नॉन मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और उसके अलावा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डाइल्यूट एसिड वाटर वगैरह, और ये इसलिए वो इनको जो है डाइल्यूट एसिड इनको इलेक्ट्रॉन जो है नहीं दे सकते। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डाइल्यूट एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये वजह है कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद हैलोजेंस हैं बेटे, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कहते हैं, ये हैलोजेंस कहलाते हैं। इनको हैलोजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर द सॉल्ट फॉर्मिंग, ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद 147 पेज पे इनके बारे में बता रहा है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और डाउन द ग्रुप बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं और उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में है, हमारे पास जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटे। और जो हैलोजेंस हैं इनकी जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 और NP5 है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव द -1 चार्ज, इनका -1 चार्ज होता है, ठीक है बेटे हैलोजेंस का। उसके बाद रिएक्शंस है बेटे, लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हैलोजन का। और इनका ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग पहला रिएक्शन। उसके बाद ALP सिलेबस में इनका रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, वाटर है, और मीथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेटे हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाएंगे,
ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि HX बनाएंगे। ठीक है बेटे, उसके अलावा जैसे बेटे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ कोल्ड फॉर्म में भी और डार्क कंडीशन में भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड 2HF बनाएगा, एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके अलावा बेटे डाउन द ग्रुप ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है वो स्लो होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है बेटे, जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बनाएगा, ब्रोमीन HBr और आयोडीन HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन स्पेशल कंडीशन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देते हैं। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन है बेटे, सेकंड है वाटर के साथ। बेटे जो फ्लोरीन है वो वाटर को डिकम्पोज कर सकता है, कोल्ड फॉर्म में भी डिकम्पोज कर जाएगा और जो है डार्क कंडीशन में भी, लेकिन क्लोरीन वाटर को डिकम्पोज करेगी सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है बेटे, हाँ। उसके बाद जो ब्रोमीन है वो स्पेशल कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, वाटर को डिकम्पोज, और आयोडीन वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकता क्योंकि आयोडीन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जो पोलर बॉन्ड होता है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकती आयोडीन। यही वजह है कि आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है बेटे, उसके बाद मीथेन के साथ रिएक्शन है, फ्लोरीन मीथेन के साथ बेटे वायलेंटली रिएक्शन करता है, कोल्ड फॉर्म में भी और डार्क कंडीशन में भी। क्लोरीन मीथेन के साथ जो है जो ब्राइट सनलाइट होती है यानी कि ज्यादा रोशनी में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। उसके अलावा जो है उसमें बनेगा बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और उसके अलावा उसके साथ कार्बन बनती है, इसलिए वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। और बेटे डिफ्यूज सनलाइट मध्यम रोशनी में अ सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, उसके अंदर बेटे वन बाय वन हाइड्रोजन रिमूव होता जाता है और क्लोरीन ऐड होती जाती है। एट द एंड प्रोडक्ट बनेगी कार्बन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड, CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये डिफ्यूज सनलाइट में सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, पहले CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4 बनेगा। ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, इसके साथ कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो क्लोरीन का रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl बनेगा, कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जबकि हार्ड और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके बेटे बनाएगी सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोरेट यानी कि NaClO3 बनेगा। ठीक है, और प्लस वाटर बनेगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 का ओवरव्यू है सारा बेटे। तो इसको आप बेटे अच्छे तरीके से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 और 8 इस दफा आपके RT4 में शामिल है। ओके, अल्लाह हाफिज।